हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हो कि आपकी तैयारी जो है बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी, पढ़ाई लिखाई। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं बीपीएससी कक्षा 1 से 5 तक का जो है टीचर का जो प्रैक्टिस सेट लाया गया है। जो प्रैक्टिस सेट नंबर आज 9 को डिस्कस करेंगे। इसमें कुल 20 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं जो डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह IAS के द्वारा जो तैयार किया गया है। तो चलिए दोस्तों, आज के हम समय को देखते हुए प्रैक्टिस सेट नंबर 9 को डिस्कस करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। निम्न में से किस शासक को मगध के उदय का श्रेय जाता है। तो मगध का उदय का श्रेय जो है यह बिंबिसार को जाता है। देखा जाए तो मगध 16 महाजनपदों में से सबसे महत्वपूर्ण जनपद था, जिसकी आरंभिक राजधानी जो है गिरिब्रज या राजगिरी को कहा जाता है। मगध में बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना कर मगध साम्राज्य की नींव रखा था। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार की स्थापना कब किया गया था। तो बिहार की स्थापना देखा जाए तो यह 1912 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 को जो है इसी दिन बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर राज बनाया गया था। इसीलिए हर वर्ष जो है राज्य सरकार द्वारा 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाया जाता है। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री सभी लोग जानते हैं कि श्री कृष्ण सिंह थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव के दुखों के अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किसने किया था। तो मानव के जो दुखों के अंग है जिसके अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन जो है यह किसने किया था। तो गौतम बुद्ध ने। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर देगा। इन्होंने जो है अष्टांगिक मार्ग के 3 मुख्य भाग हैं, जो प्रज्ञा ज्ञान, शील और समाधि। चेदी वंश का प्रसिद्ध शासक राजा खारवेल किस क्षेत्र से था। तो चेदी वंश का प्रसिद्ध शासक जो था राजा खारवेल या किस क्षेत्र से था। तो यह आपका था कलिंग से। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चेदी वंश का प्रसिद्ध शासक राजा खारवेल जो कलिंग से संबंधित था। यह जो जैन धर्म का अनुयायी था और खारवेल के हाथी गुफा या खंडगिरी या उदयगिरी गुफा अभिलेख से प्रारंभिक जैन अवशेष मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर देगा। अकबर ने जो किसको अपना दरबारी कवि नियुक्त किया गया था। तो अकबर का दरबारी कवि कौन था। तो आपका इसका राइट आंसर देगा ऑप्शन नंबर बी, मियाँ तानसेन को। अकबर ने नवरत्नों में मियाँ तानसेन भी थे, जो सबसे पहले अब्दुल फजल के माध्यम से तानसेन का परिचय एक चिट्ठी के द्वारा अकबर ने कराया था। और इससे जो अकबर ने तानसेन को प्रतिभा को देखते हुए अपनी दरबारी कवि बना लिया था। तो ऑप्शन नंबर जो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अकबर जो 1556 से 1605 तक शासन किया था, यह किस वंश का शासक था। तो सभी लोग जानते हैं कि अकबर जो था यह मुगल सम्राट बाबर के वंशज थे। तो ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ किया गया था। तो बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ किया गया था। तो आप लोग बता दो जानकारी के लिए कि बिहार में 2 कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। दोनों याद एकदम आज करा देंगे कैसे। तो देखिए कि बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था। तो 1912 में हुआ था। 12 में कहाँ हुआ। तो पटना के बांकीपुर में हुआ था। 1912 में जो है प्रथम अधिवेशन पटना के बांकीपुर में हुआ था। और दूसरा अधिवेशन देखा जाए तो यह 10 साल के बाद जोड़ दीजिए, तो 10 साल के बाद 1922 में पटना के नज़दीक गया है। तो 1922 में जो है गया में जो है बिहार में कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन हुआ था 1922 में, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था। तो CR दास, चित्तरंजन दास ने किए थे। ये याद रखिएगा। आप लोग याद हो गया होगा। पटना में बांकीपुर जो स्थान है वहाँ पे 1912 में पहला प्रथम अधिवेशन हुआ था। और द्वितीय अधिवेशन बिहार में जो है गया में 1922 में हुआ था, जिस चित्तरंजन दास अध्यक्षता किए थे। पटना में जो अध्यक्षता किए थे उसके अध्यक्षता किसने किए थे। आप लोग हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि पटना की अध्यक्षता किसने किए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी। तो जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दिया गया था। तो यह दिया गया था आपका हो जाएगा लोकनायक। लोकनायक के नाम से जो जयप्रकाश नारायण को उपाधि दिया गया था। जयप्रकाश नारायण के बारे में देखा जाए तो जयप्रकाश नारायण जो है भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता भी थे, और वे समाज सेवक भी थे, जिन्होंने लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। और उन्होंने जो वर्ष 1999 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है कि किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिससे सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था। तो यह कहा गया था, राइट आंसर हो जाएगा 1919 के अधिनियम में। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखा जाए तो 1929 में हुए लाहौर हत्याकांड केस में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा 23 मार्च दिया गया कि 1935 के अधिनियम में बारे में देखा जाए तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी 1935 हो जाएगा फ्रेंड्स,
इसका डी हो जाएगा। 1935 के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई है कि जिसमें ब्रेक तो है किंतु इंजन ही नहीं था। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को ब्रिटिश द्वारा फांसी की सजा दिया गया था? तो फांसी की सजा इनमें से किसको दिया गया था? तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजगुरु, भगत सिंह, सुखदेव, तीनों जो थे जिनको फांसी की सजा दिया गया था। ये दिया गया था कब? 23 मार्च 1931 को दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला वायसराय था? तो भारत का यहाँ पे पहला वायसराय के बारे में पूछा गया है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश संसद ने भारत सरकार नियम 1858 पारित किया था। इसके अंतर्गत जो शक्ति के अंतर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश संसद के अधीन कर दिया गया था, जिस समय जो है भारत का जो है पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग बनकर आया था। दांडी यात्रा कितने दांडी यात्रा जो था जो महात्मा गांधी ने जो है शुरू किया था कितने दिनों तक चली थी? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 24 दिनों तक। देखा जाए तो दांडी यात्रा के बारे में यह जो है 12 मार्च 1930 से जो है यह 24 दिनों तक चला था। तो 12 मार्च 1930 से जो है यह 24 दिनों तक चला था। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी। किसने कहा था कि भारत की आत्मा गाँव में निवास करती है? तो यह कथन कहने वाले व्यक्ति महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने यह कथन कहा था कि भारत की जो आत्मा होती है वो गाँव में निवास करती है। यह कथन महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया था। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे रीजनिंग का प्रश्न दिया गया है तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 10 हो जाएगा, बना लीजिएगा आप लोग। 1937 में कांग्रेस के कितने राज्यों में सरकारें थीं? 1937 में जो कांग्रेस के जो कितने राज्यों में सरकारें थी? तो 5 राज्यों में। तो कौन कौन राज्य था? तो देखा जाए तो मद्रास हो जाएगा, मद्रास में था। संयुक्त प्रांत यानी कहा जाए तो देखा जाए संयुक्त प्रांत यानी कि यूपी का क्षेत्र था, और जो है मध्य प्रांत यानी कि एमपी का क्षेत्र था, और जो बिहार और उड़ीसा था, बिहार और उड़ीसा हो जाएगा। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नीचे 1857 की क्रांति के दौरान उनके नेतृत्व क्षेत्रों का युग बताना है कि रानी लक्ष्मीबाई जो कहाँ से जो नेतृत्व किए थे। यहाँ पे जो गलत युग्म को छांटना है, तो चलिए इसको मिलान करते हैं। तो रानी लक्ष्मीबाई यह इंदौर से थे, यह गलत है। और रानी लक्ष्मीबाई जो है 1857 के विद्रोह में जो है ये नेतृत्व इंदौर से नहीं बल्कि झांसी से किया था। कहाँ से? झांसी से किए थे। खान बहादुर खान जो था यह रुहेलखंड से। वीर कुंवर सिंह जो शाहाबाद यानी कि वीर कुंवर सिंह शाहाबाद यानी कहा जाता है तो आरा का क्षेत्र है। नाना साहब जो कानपुर से। तो आपका इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। किस राष्ट्रीय नेता ने अंडमान शोल्डर जेलों की दीवारों पर भारत का इतिहास लिखा था? तो भारत का इतिहास लिखने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? तो बी.डी. सावरकर। बी.डी. सावरकर एक राजनीतिक विचारक, हिंदू तत्व व स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने जो है 1857 की क्रांति को जो भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा था और अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संस्था की भी स्थापना किए थे। और वर्ष देखा जाए तो 1911 में उन्होंने जो है नासिक के जेल में कलेक्टर जैक्सन की हत्या के लिए जो है नासिक षड्यंत्र कांड में के अंतर्गत 7 अप्रैल 1911 को जो इन्हें काला पानी की सजा के तहत सिल्वर जेल में भेज दिया गया था। और उन्हीं पे वहाँ पे जो है उन्होंने दीवारों पर भारत का इतिहास लिखा था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लंदन में स्थित रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के पहले भारतीय सदस्य कौन थे? तो लंदन में स्थित रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के पहले भारतीय सदस्य कौन थे? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा एस.सी. वाडिया। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा युद्ध अंग्रेजों की फ्रांसीसियों पर श्रेष्ठता सिद्ध करता है? तो यह आपका हो जाएगा 1760 का वनडिवास युद्ध। तो ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर होगा। 1760 में जो है यह अंग्रेजों और ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रांसीसियो कंपनी के मध्य जो व्यापारिक प्रतिद्वंदता चल रही थी उस समय जो 1760 में हुए वनडिवास के युद्ध के साथ समाप्त हो गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैरियाना खाई कहाँ है? तो मैरियाना की खाई जो है यह कहाँ है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा प्रशांत महासागर में। यह जो है पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु है जो मैरियाना गर्त। लगभग देखा जाए तो 11 किलोमीटर इसकी गहराई है। निम्न में से कौन सी महासागरीय धारा अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती है? तो अटलांटिक महासागर में जो है यह पेरू जलधारा नहीं पाई जाती है। पेरू की धारा जो है प्रशांत महासागर में पाई जाती है। कहाँ पे? प्रशांत महासागर में, न कि अटलांटिक महासागर। तो ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। समुद्र में वही वरिष्ठ भूमि क्या कहलाती है? तो समुद्र की जो वही वरिष्ठ भूमि होती है उसे क्या कहा जाता था? तो उसे कहा जाता है प्रायद्वीपीय। समुद्र के जो घिरी या वही वरिष्ठ भूमि जो होता है उसे प्रायद्वीपीय कहलाता था। यह समुद्र से तीनों ओर से घिरा हुआ होता है। कौन सा देश सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है? तो सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में किसे जाना जाता है? तो यह आपका जाना जाता है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए
क्यूबा को। चीनी का कटोरा क्यूबा को कहते हैं। और यहाँ जहाँ पे जो गन्ने का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, और इसी आधार पर जो ब्राज़ील को सरकार ने चीनी का महत्व कम करने के अन्य फसलों को ज़्यादा ध्यान केंद्रित किया गया है। तो किसे कहते हैं? तो क्यूबा को कहा जाता है। यहाँ पे जो रीजनिंग का प्रश्न दिया जाएगा तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 155 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के किस लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि? तो भारत के लिए इसलिए प्रसिद्ध है कि भारत का जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है यह भारत का मानक समय यानी कि IST निर्धारित करता है, यानी कि ग्रीनविच टाइम है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यह भारतीय मानक समय निर्धारण करता है, जो GMT से 5.5 घंटा भारत का मानक समय आगे है। निम्नलिखित जिलों में से कौन सा भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है? तो निम्नलिखित जिलों में से कौन सा भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा किन्नौर। किन्नौर जो है हिमाचल प्रदेश के 12 जिलों में से एक किन्नौर, लाहौर और स्पीति जिले के सीमा चीन से जो लगती है, इस जिले में 3 भागों में बांटा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत का सबसे दक्षिण में स्थल कौन सा है? तो भारत का सबसे दक्षिण में स्थल हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। भारत का सबसे दक्षिण स्थल जो इंदिरा पॉइंट है, जो भारत में अंडमान निकोबार या ग्रेट निकोबार जिले में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? तो पश्चिमी तट के जो उत्तरी भाग होता है उसे क्या कहा जाता है? तो कोंकण तट कहा जाता है। पश्चिमी तट यहाँ पे दिया गया है, पश्चिमी तट के जो है उत्तरी भाग को जो क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे जो है कोंकण तट है। फिर इसके बाद कोरोमंडल तट यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद मालाबार तट यहाँ पे केरल के पास हो जाएगा, और उत्तरी तट हो जाएगा यहाँ पे उड़ीसा के आसपास में हो जाएगा। तो आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नल्ला मलाई पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो नल्ला मलाई एक पहाड़ी है जो कहाँ स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के जो कुर्नूल, गुंटूर, प्रकाशम, कपड़ा, चित्तूर जिलों में जो है यह विस्तृत है। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नल्ला मलाई आंध्र प्रदेश में पहाड़ी है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कोयला भंडार में सबसे अधिक समृद्धि है? तो कोयला भंडार में सबसे अधिक समृद्धि देखा जाए तो यह हो जाएगा आपका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में जो रानीगंज जो है कोयला क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है, जो यह ऊपरी दामोदर घाटी में है। कहाँ पे? दामोदर घाटी में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से कोयला का सबसे शुद्ध रूप क्या होता है? तो निम्नलिखित विकल्पों में से कोयला का सबसे शुद्धतम रूप, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट जो है यह कोयला का सबसे शुद्धतम रूप है, क्योंकि कोयला एंथ्रेसाइट में जो कार्बन की मात्रा देखा जाए तो 80 से 90% रहता है। जिसमें ज़्यादा कार्बन की मात्रा रहेगा वो सबसे अच्छा कोयला माना जाता है, ये याद रखिएगा। भारत में लोहा उत्पादन करने की लागत अन्य देशों की तुलना में किस कारण काफ़ी कम है? तो भारत में लोहा उत्पादन करने की लागत अन्य देशों की तुलना में देखा जाए तो कोयला और लोहा एक क्षेत्र में ही पाया जाता है, इसके कारण जो है काफ़ी कम उत्पादन भारत करता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित में से ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है? तो गैर परंपरागत स्रोत किसको कहते हैं? तो देखा जाए तो प्रकाश वोल्टीय ऊर्जा जो होता है यह जो है ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं? तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को जो है कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। किसे? कोरोमंडल तट। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। मुक्त उद्यम पद्धति के अंतर्गत उपभोक्ता ही तय करते हैं कि किन पदार्थों तथा सेवाओं का उत्पादन किया जाएगा और किन मात्रा में। इस संकल्पना को क्या कहते हैं? तो इस संकल्पना को क्या कहा जाता है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा उपभोक्ता प्रभुत्व कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा मुद्रास्फीति की समस्या को उत्पन्न करता है? तो मुद्रास्फीति को समस्या को उत्पन्न करता है तो मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि की। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि करने के लिए जो है मुद्रास्फीति को समस्या को उत्पन्न करता है। वैट पहली बार कहाँ लागू किया गया था? तो पहली बार वैट जो होता है यह लागू किया गया था कहाँ पे? तो फ्रांस में। देखा जाए तो वैट सबसे पहले 10 अप्रैल जो है 1954 को जो है 10 अप्रैल 1954 को जो फ्रांस में लागू किया गया था। यह एक अप्रत्यक्ष कर है जिसे भारत में देखा जाए तो 1 अप्रैल 2005 को लागू किया गया था, याद रखिएगा। आर्थिक नियोजन का हिस्सा है, तो आर्थिक नियोजन किसका हिस्सा है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा यह समाजवादी अर्थव्यवस्था का हिस्सा है। निम्नलिखित में से कौन सी लागत सीमांत लागत से संबंधित है? तो सीमांत लागत से कौन से संबंधित है? तो परिवर्तित लागत। परिवर्तित लागत जो है सीमांत लागत से संबंधित है। ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं
कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत वाक स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण सुनिश्चित करता है। तो यह किसके अंतर्गत आता है? तो आपका इसका राइट आंसर का यह जो है भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर देगा। भारतीय संविधान के भाग 3 में जो है अनुच्छेद 19 से 22 तक जो है स्वतंत्रता के अधिकार का बात कही गई है, जिसमें जो अनुच्छेद 19 से 22 तक में स्वतंत्रता के अधिकारों की बात कही गई है, जिसमें अनुच्छेद 19 में 6 मूल अधिकार का उल्लेख किया गया है, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 उपलब्ध कराता है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद क्या उपलब्ध कराता है? तो जानते हैं कि 6 प्रकार की स्वतंत्रता उपलब्ध कराता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। कौन कौन? वाक यानी कि बोलने या भाषण करने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक बिना हथियार के सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, भारत के राज्य क्षेत्र में संचरण करने की, घूमने की स्वतंत्रता, भारत के किसी भी भाग में निवास करने की यानी बसने की स्वतंत्रता, और जो है कोई भी वृत्ति या उपजीविका व्यवसाय व्यापार भारत में कहीं भी कर सकते हैं। तो ये 6 प्रकार की स्वतंत्रता उपलब्ध कराता है। अगला हमारा प्रश्न दिया गया है, डैश दिया कि अर्थ है कि भारत की राष्ट्रपति किसी भी सार्वजनिक महत्व के मामले से संबंधित या वह मुद्दा जिसमें संविधान की व्याख्या निहित हो के लिए सर्वोच्च न्यायालय की सलाह ले सकता है। तो यह सलाह किससे ले सकता है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा सलाही न्याय क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में ऐसे मामलों को सलाह ले सकता है जिससे सार्वजनिक महत्व के मामले या मुद्दे जिनमें संविधान में व्याख्या निहित है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह क्षेत्र का उच्चतम न्यायालय किस राज्य के अंतर्गत आता है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का जो उच्चतम न्यायालय जो किसके अंतर्गत आता है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान का मूल ढांचा का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस मामले में घोषित किया जाता है? तो यह आपका जो है केशवानंद भारती मामले में घोषित किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो है संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत जो है 1973 में जो है केशवानंद भारती मामले में दिया गया था। इसके तहत जो संसद अनुच्छेद 368 के तहत जो है संविधान शोधन कर संविधान में मूल ढांचे को परिवर्तन नहीं कर सकती है। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान शोधन अनुच्छेद 368 में दिया गया है, ये याद रखिएगा। आप लोग बताइएगा कि संविधान शोधन जो भाग कितना में दिया गया है, कमेंट में हमें जरूर बताइएगा कि संविधान शोधन की प्रक्रिया जो कितना भाग में दिया गया है। अगला प्रश्न है कि शिक्षा का अधिकार नियम कब लागू किया गया था? तो शिक्षा का अधिकार नियम जो है यह 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था। शिक्षा का अधिकार नियम 2009 को 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था, जिसके अनुसार जो है 6 वर्ष से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अधिकार कर्तव्य को करते हैं, तो अधिकार कर्तव्य को करते क्या है? तो यह जो होता है निर्देशित करते हैं। अधिकार जो होता है कर्तव्य को जो है निर्देशित करता है। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा। मूल कर्तव्य को कहाँ से लिया गया है? तो मूल कर्तव्य को जो है यह कहाँ से लिया गया? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है 4, सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। मूल कर्तव्य को जो है यानी कि रूस से लिया गया है, और मूल अधिकार कहेगा तो यह कहाँ से लिया गया? तो अमेरिका से लिया गया है। मूल कर्तव्य रूस से और मूल अधिकार जो है कहाँ से लिया गया? तो अमेरिका से, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष आतंकवाद रोकथाम अधिनियम पोटा अधिनियमित हुआ था? तो आतंकवाद रोकथाम अधिनियम जो किस वर्ष जो है अधिनियमित किया गया था? तो इसको अधिनियमित किया गया था 2002 में। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। आतंकवाद रोकथाम अधिनियम पोटा को जो 2002 में लागू किया था, इसका उद्देश्य आतंकवाद से लड़ना था, लेकिन यह कानून अब समाप्त कर दिया जा चुका है। अधिकार परीक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो अधिकार परीक्षा का शाब्दिक अर्थ होता है कि किसी अधिकार से या वारंट से, किसी अधिकार या वारंट से। तो ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। चमगादड़ बाधाओं को महसूस कर लेता है, क्योंकि इससे उत्पन्न करते हैं क्या? तो चमगादड़ जो होता है किसी प्रकार की यानी कि खतरा को महसूस करने का कारण क्या होता है कि प्राश्रय तरंग छोड़ती है, जिसके कारण जो है वो बाधाओं को जो महसूस कर लेता है। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि श्वेत प्रकाश के घटकों में विभाजन किसके कारण होता है? तो श्वेत प्रकाश के घटकों में विभाजन होता है या किसके कारण होता है? तो यह आपका होता है प्रकीर्णन के कारण। देखा जाए तो श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभाजन जो होता है यह प्रकीर्णन कहलाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नांकित में से कौन जो है ओमिक चालक है? यहाँ पे बताना है कि ओमिक चालक कौन सा हो जाएगा। तो सभी धातुएं जो ओमिक चालक होती है, लेकिन देखा जाए जबकि सभी अर्धचालक
तथा अवरोधक ओमी अथवा नॉन ओमिक चालक होते हैं। तो यहाँ पे चांदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चांदी जो है यहाँ पे ओमिक चालक है। निम्न में से कौन सा अम्ल सौम्य अम्ल के नाम से जाना जाता है? आपके पास 4 ऑप्शन है, हाइड्रोक्लोरिकम, नाइट्रिकम, सल्फ्यूरिकम और बोरिकम। तो आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सौम्य अम्ल के नाम से जो है बोरिक अम्ल को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी 4 इसका राइट आंसर होगा। इसका सूत्र क्या होता है? तो H3BO3 होता है, या इसको H3BO3 या इसको यहाँ पे इस तरह भी लिख सकते हैं BOH का होल 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जल का अधिकतम घनत्व कितना पे होता है? सभी लोग जानते हैं कि जल का अधिकतम घनत्व कितना पे होता है। तो 4 डिग्री सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जल का अधिकतम घनत्व कितना पे होता है? तो 4 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। डैश दिया कि बहुलीकरण द्वारा पीवीसी प्राप्त होता है। तो किसके बहुलीकरण से जो है पीवीसी प्राप्त किया जाता है? तो यह हो जाएगा विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड के बहुलीकरण से जो है पीवीसी प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा। मानव कंकाल तंत्र कुल कितने अस्थियों से मिलकर बना है? तो मानव कंकाल तंत्र जो है कुल 206 अस्थियों से मिलकर बना है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में जो है कुल 206 हड्डियां होती है, जिससे मिलकर जो मानव कंकाल तंत्र यानी शरीर का स्ट्रक्चर प्राप्त ढांचा निर्माण होता है। छोटे बच्चों में देखा जाए तो कंकाल तंत्र जो है 300 लगभग होते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं तो हड्डियाँ जुट करके जो 206 हो जाती है। निम्नलिखित में से मानव शरीर में जल की मात्रा को संतुलित करने के लिए उत्तरदायी होता है। तो यह उत्तरदायित्व होता है ब्रिक। ब्रिक का प्राथमिक कार्य रक्त से नाइट्रोजन युक्त अवशिष्ट पदार्थों का निष्कासन करना, और ब्रिक जो है निम्न कार्यों में सहायक भी करता है, जैसे कि बाह्य कोशीय तरल पदार्थ के आयतन का संतुलन करना और आयनों का संतुलन करना, और बाह्य कोशीय तरल पदार्थ के पीएच व परासरण सांद्रता को भी संतुलन करता है। तो ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका अवशिष्ट पदार्थ यूरिक अम्ल है? तो यूरिक अम्ल किसका हो जाएगा? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पक्षी का। दांतों के क्षरण को कम करने हेतु अधिकतर टूथपेस्ट में क्या होता है? तो दांतों को क्षरण को कम करने में देखा जाए तो टूथपेस्ट में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। फ्लोराइड की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है? तो यह हो जाएगा, आप यहाँ पे मैथ दिएगा तो इसका हो जाएगा बी हो जाएगा राइट आंसर। गांधी इरविन समझौता भारत के निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित था? तो गांधी इरविन समझौता जो है यह किस आंदोलन से संबंधित था? यह देखा जाए तो यह 1931 में हुआ था गांधी इरविन समझौता। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सबने अवज्ञा आंदोलन से। गांधी इरविन समझौता जो भारत के सबने अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। इस समझौते पर जो है 5 मार्च 1931 को जो है गांधी जी और लॉर्ड इरविन के हस्ताक्षर किया गया था। तो ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने जो है एक नीति तैयार की जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैम्प के नाम से जाना जाता है? इसी को जो है हड़प नीति के नाम से भी जानते हैं। तो हड़प नीति किसने लाया था? तो यह लाया था व्यक्तिगत सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाया गया था। ऑप्शन नंबर जो है इसका राइट आंसर जाएगा। लॉर्ड डलहौजी ने जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैम्प के नाम से जाना जाता है लॉर्ड डलहौजी को। स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने कब और किस अधिवेशन में किया था? तो स्वराज शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग दादा भाई नौरोजी ने जो है 1906 के जो है कलकत्ता अधिवेशन में किए थे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर जाएगा। इससे भारत छोड़ो प्रस्ताव को स्वीकृति देने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस समिति यानी कि IECC की बैठक सत्र में आयोजित किया गया था। कहाँ पे? तो इसकी सत्र का बैठक आयोजित किया गया था। तो आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बॉम्बे में। भारत छोड़ो प्रस्ताव स्वीकृति देने के लिए जो है अखिल भारतीय समिति AICC की बैठक जो है बॉम्बे में सत्र में आयोजित किया गया था। किसका कथन है कि यदि कोई भी शासकीय निदेशक तत्वों की अवहेलना करता है तो निश्चित रूप से इसके लिए उससे जनता के प्रति उत्तरदायी होना पड़ेगा? तो यह आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे इन्होंने यह कथन कहा था कि यदि कोई शासकीय निदेशक तत्वों की अवहेलना करता है तो निश्चित रूप से इसके लिए उसे जनता के प्रति उत्तरदायी होना पड़ेगा। अगला प्रश्न दिया गया है 67 दिया गया कि यहाँ पे 1857 के विद्रोह के दौरान लखनऊ का शासक कौन था? तो लखनऊ का शासक कौन था? तो आपका इसका राइट आंसर सभी लोग जानते हैं कि बेगम हजरत महल थी। 1857 के विद्रोह के दौरान बेगम हजरत महल लखनऊ की शासिका थी। ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर देगा। निम्नलिखित में से किसने जो 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा को सीमांकन करने के लिए गठित 2 सीमा आयोग का नेतृत्व किया था? तो आपका इसका राइट आंसर होगा सिरिल रेडक्लिफ।
सीरी रेडक्लिफ के द्वारा जो है 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा को सीमांकन करने में गठन को सीमा आयोग का नेतृत्व किया था। ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर जगह। 1940 में जो विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से आरंभ किया था? तो विनोबा भावे जो 1940 में जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है कहाँ से प्रारंभ किया था? तो आपका इसका राइट आंसर होगा पवनार आश्रम महाराष्ट्र से। पवनार महाराष्ट्र से जो है 1940 में जो है विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह का आरंभ किया था। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर जगह। व्यक्तिगत सत्याग्रह के तहत तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह के तहत जो तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो आपका इसका यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है वल्लभ भाई पटेल, ब्रह्मदत्त, जवाहरलाल नेहरू और विनोबा भावे। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर ब्रह्मदत्त। व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ जो 17 अक्टूबर 1940 में वर्धा के निकट पवनार ग्राम में शुरू हुआ था। इसके प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे। एवं दूसरे एवं तीसरे क्रमशः दूसरे नंबर पर जो थे जवाहरलाल नेहरू और तीसरे नंबर पर थे ब्रह्मदत्त थे। तो याद रखिएगा ये फर्स्ट नंबर विनोबा भावे, दूसरा नंबर पर जवाहरलाल नेहरू, तीसरा नंबर ब्रह्मदत्त थे। अगला प्रश्न हमारा दिया है कि भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल के अपने प्राकृतिक आवास में पाए जाने की सबसे अधिक संभावना कहाँ है? तो सबसे अधिक संभावना जो था यह पश्चिम घाट में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि आप घड़ियाल को उसके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना सही होगा? तो घड़ियाल जो है आपको कहाँ मिलेगा? तो चंबल नदी में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। भारत में घड़ियाल का प्राकृतिक आवास चंबल नदी में है। इसके अतिरिक्त इसका आवास जो है गिरवा नदी तथा सोन नदी में भी है। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एम जो है STRIPC शब्द कभी कभी समाचार पत्रों में संदर्भ में देखा जाता है। यह किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह जो है बाघ अभयारण्य का रख रखाव है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। जैव ऑक्सीजन मांग BDO किसके लिए एक मानक मानदंड होता है? तो जैव ऑक्सीजन मांग जो है BDO किसके लिए एक मानक मापदंड होता है? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जलीय पारिस्थितिकी तंत्र को प्रदूषण के मापने के लिए। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर। निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में पाखोई वन्य अभयारण्य अवस्थित है? तो पाखोई वन्य अभयारण्य है दोस्तों यह कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में। पाखोई वन्य अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश में के पूर्वी कामेंग जिले में जो पूर्वी हिमालय तलहटी में स्थित है। इससे जो है पाके बाघ रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है। विक्रमशिला गंगेटी डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन अभयारण्य जो बिहार के जो भागलपुर जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा भारत में निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है? तो निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है। तो भारत में निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी नागरीकरण। कौन सा बाघ राज्य कहा जाता है? तो बाघ राज्य किसे कहा जाता है? तो सभी लोग जानते हैं कि सबसे ज़्यादा बाघ जो है मध्य प्रदेश में होता है, इसीलिए मध्य प्रदेश को जो है इससे टाइगर स्टेट का दर्जा दिया गया है। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर होगा। देखा जाए तो यहाँ पे देश के कुल बाघों की संख्या से 1411 बाघ यहाँ मध्य प्रदेश में सर्वाधिक संख्या है। निम्न में से व्याघ्र अभयारण्य कौन सा नहीं है? तो व्याघ्र अभयारण्य कौन सा नहीं है? तो काजीरंगा। काजीरंगा जो है यह असम में जो है यह व्याघ्र अभयारण्य नहीं है, जबकि यह जो है एक सिंह के गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए? तो गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर हो जाएगा। भारत के किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र वन अनाच्छादित होता है? तो वन आच्छादित हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश का। देखा जाए तो वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार मध्य प्रदेश में जो है 77,482 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र वन में से ढका हुआ है। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सॉरी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा तो डी हो जाएगा मध्य प्रदेश में। कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग करते हैं? तो कत्था जो है एक सुपारी पान में जो खाया जाने वाला कत्था होता है, यह किस पेड़ की लकड़ी से प्रयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है खैर से। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। कत्था बनाने के लिए खैर वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। भारत के कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत के कुल क्षेत्रफल में वन कितना परसेंट पर है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा 22% पर। और जो है संतुलन बनाए रखने के लिए पृथ्वी पर कितना परसेंट वन की आवश्यकता होती है? तो 33%। 33% वन जो है कुल होना चाहिए ताकि हमारी पृथ्वी पर संतुलन बनाया रह सके। तो अभी कितना क्षेत्रफल पर वन है? तो 22% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
देखा जाए कि भारत वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार देखा जाए तो कुल वनावरण में जो है देखा जाए तो 7,12,249 किलोमीटर में वन है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.67% यानी लगभग 22% जो है वन है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सम्मिलित करना है, चलिए इसको सम्मिलित करते हैं। दिया गया है कि सागवान दिया गया है और इधर सम्मिलित करना है। तो सागवान जो होता है ये आपका हिमालय की तराई में होता है। कहाँ पे? हिमालय की तराई में। देवदार जो होता है यह हिमालय के उच्च क्षेत्र में होता है। सुंदरी वन जो होते हैं ये आपका कहाँ होते हैं? तो सुंदरवन में होते हैं। और सिकोना जो होता है यह मध्य भारत में होता है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत में वर्षा का अधिक होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है। इसका कारण क्या है? भारत में इतना वर्षा होने के बाद भी इसे जो देश प्यासी धरती समझा जाता है, इसका कारण क्या होता है? तो इसका जो है प्रमुख कारण है वर्षा को पानी को तेजी से बह जाना, या वर्षा के पानी का शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना, और वर्षा के कुछ थोड़े ही महीनों में जोर हो जाना। ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नांकित राज्यों में से किस में साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है? तो साइबेरियन सारस के लिए जो है प्राकृतिक निवास हो जाएगा आदर्श, तो असम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। असम के 2 राष्ट्रीय उद्यान जो है काजीरंगा और मानस साइबेरियन सारस का आदर्श प्राकृतिक निवास स्थान है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय वन जीव नीति में भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने % पर वन रखने का लक्ष्य रखा गया है? तो भारतीय वन नीति में जो है भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र के जो है ये कितने % पर वन रखने का लक्ष्य रखा गया है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा 24 यहाँ जो है रखने का लक्ष्य 33 पॉइंट रखा गया है। कितना? 33.3% भूभाग पर जो वन रखना बहुत जरूरी है भारत के, इसीलिए जो है वहाँ पे संतुलन बनाए रखता है। ऑप्शन नंबर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा बी हो जाएगा, सॉरी 1 हो जाएगा यानी कि 4 हो जाएगा। भारत में एग्रो इकोलॉजिक जोन्स की संख्या कितना है? तो भारत में एग्रो इकोलॉजिक जोन्स की संख्या जो हो जाएगा आपका 21 है। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा। भारत में निम्न राज्यों में से किसमें जो है सागवान का वन पाया जाता है? तो सागवान का वन देखा जाए तो भारत में जो है मध्य प्रदेश में सबसे अधिक पाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन वाले बहुजात में पाए जाते हैं। वे वन भारत के उन भागों में पाया जाता है जहाँ पे वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर होती है। तो ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से कहाँ जो है सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो सदाबहार वन जो होते हैं ये आपको पाया जाता है पश्चिमी घाट में। सदाबहार वनों के विस्तार देखा जाए तो पश्चिमी घाट यानी सह्याद्री क्षेत्र में जो है उत्तर पूर्व भारत और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 250 सेंटीमीटर औसत वर्षा वाले क्षेत्र में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है कहाँ पे? तो राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका जो कहाँ स्थित है? तो यह जो है राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में स्थित जो है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान का नाम परिवर्तित कर राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान किसका नाम बदल कर दिया गया? तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान का। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका राइट आंसर होगा राजस्थान में। दोस्तों आशा करते हो कि यहाँ पे जो है यह वीडियो समाप्त होता है। आशा करते हो कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन करें, आप इससे PDF प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आज के सेशन को यहाँ पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नए सेट में नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।